नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र विकास त्रिवेदी और आप देख रहे हैं निखरता दर्पण। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी ट्रांसजेंडर जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष करके अपने समाज की बात हमारे तक पहुंचाने की कोशिश की है। मैम से ये सबसे पहले चाहूँगा कि वो अपने सफ़र के बारे में हमारे साथ थोड़े अपने सफ़र जो उन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया और कहाँ तक जाना चाहती हैं, किन किन मुद्दों पर अभी तक काम किया है, वो प्लीज़ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस चैनल से जुड़े हुए सभी लोगों का, सभी जो भी साहित्य रसिक है या जो भी पत्रकारिता को पसंद करते हैं, जो उनको सुनते हैं, मैं आप सब लोगों का अभिनंदन, अभिवादन और स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले तो चाहूँगी कि जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, जो भी इस न्यूज़ चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सब लोग प्लीज़ इनको सपोर्ट करें, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो हाशिए पे टिके लोगों की बात को सुनते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ पूरी टीम को और आपको महोदय कि आपने मुझे इतनी भीड़ में, मतलब यहाँ पे सैकड़ों लोग आए हुए हैं और आपने मुझे चुना और मेरी आवाज़ को आप आवाम तक पहुँचाना चाहते हैं। बताना चाहूँगी सभी दर्शकों को, मैं डॉक्टर संजना साइमन, मैं मूलतः बरेली, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ और मैं वर्तमान में नई दिल्ली में स्थित हूँ। नई दिल्ली में मैं अपना ट्रस्ट चलाती हूँ जिसका नाम लव दाई नेबर ट्रस्ट है। लव दाई नेबर ट्रस्ट का मतलब होता है अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। प्रेम जो कि वासुदेव कुटुंबकम की हम लोग परिभाषित करते हैं। हम लोग संपूर्ण संसार को अपना परिवार मानते हैं। ये परिकल्पना जहाँ पे कि संपूर्ण संसार हमारा अपना है, हमारे भातृ प्रेम को दिखाता है। और आपका कोई भी भाई, आपका कोई भी बहन अगर वो अछूता है आपके प्रेम से, तो वहाँ ज़रूरी हो जाता है कि आप उसकी बात को सुने, उसके मर्म को सुने, उसके अधूरेपन को सुने और आप अपने अस्तित्व में से उसको कुछ ऐसा दे सके कि वो अधूरा भी पूरा हो जाए। मैं डॉक्टर संजना साइमन, मैं एक लेखिका हूँ और मैं इस समय भोपाल में हूँ और यहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा है उन्मेषा, जो कि साहित्य अकादमी की तरफ से है। मैं यहाँ पे आई हुई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके, क्योंकि हम लोग जो कि बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, हमारी आवाज़ को भी एक प्लेटफॉर्म मिला है ताकि हम लोग अपनी बात को कह सकें। अब जब संघर्षों की बात करती हूँ तो संघर्ष तो देखिए हर इंसान के जीवन में है। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, विकलांग हो, महिला हो, हर किसी के जीवन में बहुत संघर्ष है। मैं अपने संघर्ष को बता के किसी को रुआंसा करना नहीं चाहती हूँ, बल्कि ये कहना चाहती हूँ कि संघर्ष वो लहरें होती हैं जो हमारी नौका को और वेग देती हैं। अगर ये संघर्ष नहीं आते तो शायद मैं आपके सामने कभी नहीं बैठी होती। इन संघर्षों ने हमें मजबूत किया है, हमें एक गति दी है और मैं इस गति में बहना चाहती हूँ। संघर्ष किसी का भी हो, सबको सलाम है, क्योंकि वो हमें मजबूत बनाता है। और मैं शायद आग रूपी संघर्ष में बहुत जली हूँ, इसलिए सोने के समान खिल के निखरी हूँ। तो संघर्ष को मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कभी भी कम मत आकिएगा। ये संघर्ष वो वेग है जो आपके जीवन को बहुत आगे तक बढ़ा सकता है। संघर्ष नहीं बताऊंगी, अपनी उपलब्धियां बताऊंगी कि मैंने मास्टर्स किया है इंग्लिश में, मैंने मास्टर्स किया है कॉमर्स में, मैंने इलाहाबाद से बीएड करा है, 12 साल का मुझे शिक्षण अनुभव है अंग्रेजी भाषा का, जो कि मैंने एक मिशनरी कॉन्वेंट में पढ़ाया था। आप सोच रहे होंगे कि अंग्रेजी भाषा की टीचर रही है और हिंदी बोलती है, तो बताना चाहूँगी कि अंग्रेजी हिंदी दोनों बहनें ही हैं। ये भाषा है, अभिव्यक्ति की आवाज़ है। और क्योंकि मेरे भारतीय लोग मेरे हिंदी से ज़्यादा नाता रखते हैं, ज़्यादा मुझे अपना समझ सकते हैं, इसलिए मैं इस भाषा में आपसे बात करती हूँ। और साथ ही साथ में मैंने अभी रिसेंटली पीएचडी कंप्लीट करी है, तो मैं अपने भारत माता के आशीर्वाद से, अपने आवाम की मदद से मैं डॉक्टर संजना साइमन बन चुकी हूँ। तो ये संघर्ष नहीं बता रही हूँ, उपलब्धियाँ बता रही हूँ, क्योंकि संघर्षों के बाद में उपलब्धि का अपना ही एक मज़ा है। बिल्कुल सही कहा मैम आपने, शाइमन जी। मैं ये जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे, जब भी हम देखते हैं कि ट्रांसजेंडर ज़्यादा हमें ट्रेन में या फिर कहीं भी परेशान करते हुए नज़र आते हैं, तो क्या आप मात्र एक पेशा ऐसा हम मान सकते हैं कि एक ही पेशा है ट्रांसजेंडर का, या पूरे वर्ल्ड में पूरे हर जगह ट्रांसजेंडरों को काम मिलना चाहिए, या फिर रोज़गार के तौर पे या किसी भी चीज़ पे देखते हैं हम, तो आखिर वो लोग हमारी यही सोचते हैं कि ट्रांसजेंडर यानी ट्रेन, माइंड में ऐसी इमेज क्यों बन गई है? भाई ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। आपने कहा कि हमेशा वो लोग दिखते हैं परेशान करते हुए। तो बताना चाहूँगी कि एक मिठाई वाला मिठाई बेचता है, एक सुनार सोना बेचता है। जो परेशान है, वो परेशानी दिखाएगा। ये परेशानी दी किसने है? मैं भी तो आपके समान माँ के गर्भ से पैदा हुई हूँ। मेरे पिता भी आपके समान ही हैं। जब एक पुरुष और एक महिला की संतान
जिसको आपने इतना परेशान करा, इतना परेशान किया, जन्म से लेके अब तक की अवस्था में जब परेशानियां आपने भर दी हैं, तो आप मुझसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मेरी बहनें आपको परेशान नहीं करेंगी? अजी, ये वो दर्द है जो आपने दिया है, ये वो तकलीफ है जो आपने दी है। आज वो तकलीफ जब आपके सामने ताली बजाती हुई दिखती है, तो आपको बुरा लगता है? अगर आपने मौका दिया होता परिवारों में पालन-पोषण का, अच्छी शिक्षा-दीक्षा का, अच्छे प्यार-मोहब्बत का, अगर आपने बेटी समझा होता, बहू समझा होता, बहन समझा होता, तो आपको लगता है कि कोई पागल ही है जो ट्रेन में खड़े होकर तालियाँ बजाएगा और आपको परेशान करेगा? गृहस्थी की ख्वाहिश किसको नहीं होती है? मुझे भी है, मेरी बहनों को भी है, लेकिन यहाँ गृहस्थी तो बहुत दूर है, घर ही नहीं मिल रहा है। तो जो घर में नहीं है, गृहस्थ में नहीं है, जो सड़कों पे है, आप उससे अच्छी भाषा की और अच्छे व्यवहार की उम्मीद मत करिए, क्योंकि आपने हमें कुछ नहीं दिया है। ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये एक सिर्फ़ देखिए कुछ पेशे होते हैं, कुछ व्यवसाय होते हैं जो कि हम चुनते हैं, हम करते हैं। जैसे आप पत्रकार महोदय हैं, तो आपने पत्रकारिता में आने से पहले आपने कुछ स्टडी करी होगी इसकी, आपको मौका दिया गया होगा, आपके पेरेंट्स ने फ़ीस भरी होगी। तो हम लोग जब अपनी ज़िंदगी में होते हैं, तो हमें कुछ दिया ही नहीं गया होता है और हाशिए पे टिके लोगों को निवाले भीख स्वरूप मिलते हैं। तो जो मिल गया, उसको आत्मसात करके आगे बढ़ गए। अगर मौका मिलता डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का या इस देश का प्रधानमंत्री बनने का, तो ज़रूर से आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग वहाँ भी दिखते। लेकिन हम लोगों से वो सारी चीज़ें छीन ली गईं, तो जो बचा था, वहीं पे हम लोगों ने अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा और साथ ही साथ कहना चाहूँगी कि जी हाँ, रोज़गार सबको चाहिए, मूलभूत आवश्यकता है मनुष्य की रोटी, कपड़ा, मकान, हमें भी वो सब चीज़ें चाहिए। आप देते नहीं हैं, तो मेरी बहनें छीन लेती हैं। बिल्कुल। आप लोगों की आवाज़ जनता तक क्यों नहीं पहुँच पा रही है? मीडिया में कहीं भी ये नहीं सुन देखने के लिए मिल रहा है कि आपकी आवाज़ उठाई जा रही है या फिर नेताओं के द्वारा आप भाषण में उनके आपका ज़िक्र नहीं किया जा रहा है। ऐसा क्यों? आपके द्वारा या कोई कैंपेन चलाया जा रहा है ताकि लोगों तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा है? जी, आप नेता की बात करेंगे तो ये एक ऐसा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, जो कि सिर्फ़ अपने प्रोडक्ट को सेल करता है। मैं किसी भी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बात कर रही हूँ, हर जो पार्टी है वो अपने-अपने प्रोडक्ट्स को आगे सप्लाई कर रही है। किसी के पास में बीजेपी के एजेंडे हैं, तो किसी के पास कांग्रेस के एजेंडे हैं, किसी के पास बहुजन के हैं, तो किसी के पास कोई और एजेंडे हैं। तो आप लोग अपने-अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं और आप लोग वोट बैंक की तरफ काम करते हैं। आपको लगता है कि ये बहुजन है, तो इनकी आवाज़ को आगे बढ़ाया जाए। इस वर्ग से बात करने से ज़्यादा वोट मिलेंगे तो उसकी सुनी जाए। लेकिन हम लोग तो मार्जिनलाइज़्ड कम्युनिटी हैं। तो जब सबसे मार्जिनलाइज़्ड कम्युनिटी जिसकी कोई संख्या ही नहीं है, नगण्य है जो भी, उसकी आवाज़ नेता सुन के भी अनसुना कर देते हैं। जैसे कि अगर आप सोचिए कि आपके घर में सोने के सिक्के रखे हुए हैं और अगर वो अलमारी से गिर रहे हैं, उसकी आवाज़ आपको नींद से जगा देगी। लेकिन अगर आपके घर में कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद नहीं है, जिससे आपको कोई मतलब नहीं बनता, जैसे कि एक मच्छर की गूंज है, वो मच्छर की गूंज आपके कान में पड़ेगी तो आपकी नींद को खलल तो करेगी, लेकिन आप तपाक से मारेंगे और उसको हमेशा के लिए मार डालेंगे। तो ऐसी ही कुछ आवाज़ है हम लोगों की, क्योंकि हम लोग बांज वृक्ष के समान खड़े हुए हैं। आपको लगता है कि ना ये फल देंगे ना छाया देंगे, तो हम भी खाद और पानी क्यों दें? लेकिन बताना चाहूँगी, जो बाँझ है, उसकी लकड़ी भी कामयाब हो सकती है, उसकी लकड़ी भी बहुत कुछ कर सकती है। तो आप मौका दें, उपयोगिता हम साबित करेंगे। भले नेता हो, चाहे मीडिया हो, आप लोग सिर्फ़ संख्या बढ़ाने के लिए, वोट बैंक के लिए या व्यूअर्स पाने के लिए, मीडिया में अच्छा नाम लेने के लिए हम लोगों के इंटरव्यूज़ ना लें या हमारी बातचीत ना सुनें। आप बातचीत इसलिए सुनें, ताकि आप उस दर्द को समझ सकें। अगर आपको लगता है कि हम अधूरे हैं, तो अपना आधा अक्स दे के हमें पूरा करें। तमाम सरकारें आई, गई और आने वाली भी हैं। तो अगर मैं जानना चाहूँ कि आपके कम्युनिटी की कौन-सी ऐसी बात रही जो किस सरकार ने पूरी की है जिसे आपको कुछ अपेक्षाएँ हैं कि हाँ, ये सरकार कुछ बेहतर कर रही है और आने वाले दिनों में करेगी भी? जी, सरकार की बात करती हूँ तो सरकार देखिए हम और आप ही लोग बनाते हैं और सरकार वही काम करती है जिस काम से उसको फ़ायदा नसीब होता है। सरकार इसलिए काम करती है क्योंकि उसको लगता है हम काम करेंगे तो भाई अगली बार फिर हमारी सत्ता आएगी। तो मैं उनकी तारीफ़ नहीं करूँगी, किसी भी सरकार के लिए मैं ये नहीं बोलना चाहूँगी कि बहुत कुछ कर दिया।
हाँ, जो आज वर्तमान सरकार है उसने ये कह सकते हैं आपकी डूबते को तिनके का सहारा काम किया है, लेकिन जब तक मेरी बहनों को जो कि आपको लाल बत्ती माँगती हुई दिखती हैं, सड़कों पे नाचते-गाते दिखती हैं, ट्रेनों में भीख माँगती दिखती हैं, वेश्यावृत्ति करती दिखती हैं, जब तक वो बहनें किसी के घर की बहू-बेटी नहीं बन जाएँगी, तब तक मुझे लगता है कि सरकार हो, चाहे परिवार हो, काम अधूरा है। आज भी काम अधूरा है। बिल्कुल, हम अपेक्षा करेंगे कि बिल्कुल काम हो आपके लिए। आप सुन रहे थे डॉक्टर संजना साइमन जी को। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम।